हेलो एवरीवन। आज अपन स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बंदे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सांख्यिकी अधिकारी या असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपन इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। जैसे सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स मतलब ये हो गया अपना सांख्यिकी। ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों होंगे। ठीक है, अब इसमें करते क्या है अपन, अपने पास क्या है कि इसमें कलेक्शन कर होता है, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ आंकड़े होंगे, डाटा होगा, उसका क्या करेंगे अपन, उसको पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे मतलब व्याख्या करेंगे, फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे मतलब इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेटा की डेफिनेशन लिखी हुई है, कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस। मतलब जिस किसी भी टिप्पणी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं उसको अपन कहेंगे डाटा है। जैसे मैंने एक समझने के लिए एक उदाहरण लिया है, एक एग्जांपल लिया है। जैसे एक इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स की हाइट है, 175, 162, 177, 158, 166। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, डाटा हाइट का है। इसको पूरे को डाटा सेट कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें जो एक एक हाइट है उसको क्या कहेंगे, डाटा पॉइंट। तो सबसे पहले अपन को बेसिक्स पता होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, अपने पास आंकड़े होते हैं। ठीक है, आंकड़े हो गए डाटा, उसको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले संग्रह करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या करने के बाद क्या करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे, फिर इनकी मदद से अपन कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, डिसीजन लेंगे, क्यों, अल्टीमेट काम क्या है अपना, डिसीजन लेना है। ठीक है, हमारे पास आंकड़ों की मदद से। तो उदाहरण से पहले अपन समझते हैं कि होता क्या है। जैसे एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, ये 50, 70, 90, 65, 57 ये लिख रखे हैं सारे। ठीक है, इस रो में, इस रो में, इस रो में। ठीक है, ये लिखे हुए सारे मार्क्स लिखे हुए। अब देखो इसमें सबसे, अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसमें कुछ अपन बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित रूप में करके लिखेंगे, मतलब एक अरेंज फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे इसमें देखेंगे कि सबसे कम किसके, सबसे ज़्यादा किसके हैं। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ इसमें सबसे कम 40 है और सबसे ज़्यादा 96 है। ठीक है, और अब देखो इसको व्यवस्थित रूप में करके लिखना है। तो अपन ने 9th 10th क्लास में पढ़ा भी है कि वर्ग अंतराल में लिखते हैं, क्लास इंटरवल्स में। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे आते हैं अपन। देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो अपने पास क्या है, रो डाटा है, एक कच्चा डाटा है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, कच्चे आंकड़े हैं, इनकी मदद से अपन कुछ नहीं बता सकते, पहले इसको व्यवस्थित रूप में करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो व्यवस्थित रूप में करके लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं क्या, बारंबारता, बारंबारता वितरण। ठीक है, बारंबारता वितरण कहते हैं जिसे। ठीक है, अब देखो इस उसी उदाहरण को लेते हैं। उसमें सबसे अधिक मार्क्स कितने थे, 96, और सबसे कम 40। तो अब देखो उसको क्या करेंगे अपन, वर्ग अंतराल में बांटेंगे, मतलब क्लास इंटरवल्स में। अब क्लास इंटरवल जनरली अपन इक्वल विथ के लेते हैं, मतलब इक्वल विथ का लेने का मतलब चौड़ाई उनकी बराबर होगी। जैसे मैंने मान लिया 40 से 45 में एक उदाहरण लेता हूँ, पहले यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 ऐसे बनाया। पर हमको क्या पता कि को कितना बनाएंगे, तो यही सवाल मैंने यहाँ पे लिखा, हाउ मेनी क्लास इंटरवल वी शुड टेक, हमको क्या पता। तो उसके लिए देखो एक स्टर्च का रूल होता है। स्टर्च का रूल क्या कहता है, के बराबर 1 प्लस 3.3 लॉग एन, जहाँ पे एन होते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आंकड़े। जैसे मैंने अभी 20 स्टूडेंट का लिया तो एन यहाँ पे क्या हो गया, 20 हो गया अपने उदाहरण में। ठीक है, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली कभी फॉर्मूला एग्जाम्पल में पूछ लें। जनरल रूल क्या होता है कि अपन को ये ध्यान रखना है कि 5 से 25 के बीच में अपन बनाएंगे जो अपना वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अपन ने 6 बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेन चीज़ शुरू है। ये तो था जो बेसिक होता है बिल्कुल, जो हर किसी को पता होता है 9th 10th के बाद में। अब इसको बनाना शुरू करते हो। तो अपन को पता है कि जब 40 से लेके 40 सबसे कम है, 96 सबसे ज़्यादा है, तो अपन क्या करते हैं 40 से ही शुरू कर देते हैं। वैसे मार्क्स में चाहूँ तो 30 से भी शुरू कर सकूँ, 25 से भी, 20 से, पर उसका मतलब नहीं है क्योंकि सबसे कम 40 है। तो देखो 40 से 96 तक का डिफरेंस कितना है, 56 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा। देखो इसको डिफरेंस लो, 96/40, ये कितना हो गया 56, और इसको 6 से डिवाइड किया तो 9। ठीक है, तो 9 क्लास इंटरवल की विथ आ जाएगी। तो 40 से 9 ऐड किया 49, फिर अगला नंबर आओ 50, 59, 59, 60, 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया क्लास इंटरवल्स। मतलब इसका मतलब क्या है
कि ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से 49 के बीच में आ रहे हैं, जैसे किसी के 41 आए, किसी के 42 आए, किसी के 43 आए, वो देखेंगे। 40 से 49 के बीच में अपने उदाहरण, अपने एग्जाम्पल में कितने थे देख सकते हो, यहाँ पे तो पूरे में एक ही दिख रहा है, ये वाला। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके सामने मैंने लिखा है 1, इसको कहते हैं हम बारंबारता। ठीक है, बारंबारता मतलब इसको कहेंगे अपन फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही 50 से 59 के बीच में देख सकते हो आप 3 बच्चे हैं, 50 से 59 के, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, इसमें ये हो गया, इसमें ये नहीं है, ये हो गया, तो 3 है। ऐसे करके अपन क्या करेंगे, ये पूरी टेबल बनाएंगे वहाँ से देख के कि कौन से कितने बच्चे, जैसे 60 से 69 के बीच में 5 बच्चे हैं, 70 से 79 के बीच में 4 है, 80 से 90 के बीच में 2 है, 90 से 99 के बीच में 5 है। ये हो गया, अपन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया, अपन ने क्या कर दिया, इसको व्यवस्थित रूप से करके लिख दिया, अरेंज कर दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि इसको और अरेंज करके लिखेंगे। तो इससे अपन अभी भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। अब देखो, निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब जिसको अपन एक हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन आयत चित्र। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे अपन आयत चित्र। अब देखो ये बनेगा कैसे, अपन ने क्या कहा था कि 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 ये वाला है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, क्लास इंटरवल, जिसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, जिसको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। इसको कौन सी एक्सिस पे बनाएंगे, अक्ष पे बनाएंगे, एक्स अक्ष पे। ठीक है, अब देखो एक्स पे बनाया ये क्लास इंटरवल, जिसको कहते हैं अपन वर्ग अंतराल, बना दिया। ठीक है, अब देखो 40 से 49 वाला यहाँ से यहाँ, 50 से 59 यहाँ, ये मैंने जूम करके लिखा, ये 49 और 50 बहुत पास होगा, पर मैंने इसको जूम करके बनाया है। ठीक है, ये हो गया 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, ताकि आपके समझ में आ जाए। अब देखो 40 से 49 में कितने बच्चे थे, उसमें देखें तो एक बच्चा था। तो अब जो ये जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको आवर्ती भी कहते हैं, अपन क्या करेंगे, इसको वाई अक्ष पे बनाएंगे। जो बारंबारता है उसको किस पे बनाएंगे, वाई अक्ष पे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो 40 से 49 के बीच में कितने थे, एक था, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया, इसको बना दो, ये बन गया। ऐसे ही 50 से 59 के बीच में कितने थे, देखो 50 से 59 के बीच में 3 थे, तो ये बना देते हैं अपन। ठीक है, 50 से 59 के बीच में ये 3 हो गया। ठीक है, ये बन गया, इसको जो नीचे कर दिया ज्वाइन। ऐसे ही इसके लिए हो गया, ऐसे ही बाकी सब अपन ने वर्ग अंतराल के लिए बारंबारता का बना दिया है ग्राफ। ठीक है, अब देखो ये तो था हिस्टोग्राम, जिसको आयत चित्र कहते हैं। आयत चित्र से ही निकल के आता है बहुभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे आते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसको कहते हैं, आयत चित्र, इसको सॉरी आयत चित्र नहीं, ये हो गया अपना बहुभुज, बहुभुज। ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए, तो मैं दोनों लैंग्वेज में बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा है। अब देखो ये वर्ग अंतराल वही है। अब देखो ये पॉइंट आए कहाँ से, इसमें बनाएंगे क्या, कैसे बनेगा, ये भी पता होना चाहिए अपन को। देखो आते हैं पिछले में, 40 से 49 का केंद्रीय बिंदु उठाओ। ठीक है, इनके केंद्र बिंदु उठाओ, बीच वाले, बीच वाले, इसका उठाया, इसका उठाया, इसका बीच वाला, सब 40 से 49 के बीच का 44.5, 54.5, 64.5, ये 74.5, 84.5, 94.5। ठीक है, ये मिड पॉइंट आ गए, इनके केंद्र बिंदु आ गए। उन्हीं को मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, उनको दर्शा दिया। ठीक है, अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। फ्रीक्वेंसी वाला तो अपन को पता है, बारंबारता वाला, इसके लिए 1 था, इसके लिए 3 था, इसके लिए 5 था, इसके लिए 4 था, इसके लिए 2 था, और इसके लिए फिर वापस से 5 था। तो क्या करेंगे, इनको फिर ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए समझते हैं दूसरे, जैसे इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इससे। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि ग्राफ से कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है अपन को। सबसे ज़्यादा देखो ये है, सबसे ज़्यादा ये वाला है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है। और अब देखो यही सत्य है, देखो इसमें 5 था सबसे ज़्यादा, इसमें 5 था। तो यहाँ से आप आगे जाके वैसे पढ़ोगे इसके बारे में, पर फिर भी मैं आइडिया दे देता हूँ। ये सवाल आया हुआ है, जिसको अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक मतलब मोड, जिसको हिंदी इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, ये मोड हो गया। तो मोड यहाँ से देख के अपन बता सकते हैं डायरेक्टली। इसको वैसे अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो दोनों अपन ने आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन
जो बहुभुज बनाया उनको क्या करते हैं, दोनों को एक ही स्लाइड पे दिखाते हैं। तो ये देखो, ये मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे हो गया, इस मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, इस मिड पॉइंट के लिए यहाँ हो गया, इस मिड पॉइंट के लिए केंद्र बिंदु के लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तो वर्ग अंतराल था और ये क्या था, बारंबार था। इंग्लिश वालों के लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। अब देखो, यहाँ से थोड़ा बहुत तो अपन को पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे, पर अभी भी अपन इसको अच्छे से कुछ नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। तो इसको अध्ययन करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए अपन ने क्या है, अपने पास टूल्स हैं अलग अलग, ठीक है। उन टूल्स को पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी जिसको कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है। अब देखो, एक खास बात है, अपन ने जहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो सबसे अधिक डाटा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये लगभग बीच में नहीं आ रहा सबसे ज़्यादा डाटा। तो डाटा की आंकड़ों की खास बात क्या होती है, अपने जो मतलब के आंकड़े होते हैं, जो अपन डाटा इकट्ठा करते हैं, जैसे डाटा कहाँ कहाँ पे इकट्ठा करते हैं, जैसे अपन जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं जिसे, ठीक है, नेशनल इनकम निकालते हैं, राष्ट्रीय आय निकाल, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक स्कूल में मैंने स्टूडेंट्स की हाइट नापी, उनके आंकड़े निकाले, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि बीच में सबसे ज़्यादा आते हैं, और यही ट्रू है, बीच में सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो, बीच में आने के कारण क्या होता है आंकड़ों की, इनकी एकाग्रता, इनकी एकाग्रता सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाटा, डाटा की कॉन्सेंट्रेशन मिडल में सबसे ज़्यादा है। तो अपन इसीलिए क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो अपने प्रैक्टिकल आंकड़े होते हैं, प्रैक्टिकल डाटा होता है जो इकट्ठा करते हैं, उनमें अपन ने देखा है कि बीच में आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा आंकड़े बीच में होंगे अपने। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, यही यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वैल्यूज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि केंद्र में एकाग्रता कितनी है आंकड़ों की, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उसका अध्ययन करने के लिए अपने पास कुछ तरीके हैं, कुछ माप है, जिसको जैसे अर्थमेटिक मीन जो आपने जानते हो, जिसको माध्य कहते हैं, मीडियन माध्यिका, बहुलक, ठीक है, गुणोत्तर माध्य है, ठीक है, हार्मोनिक मीन होता है ऐसे, ठीक है। अब ये सारा अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, ये 3 पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट क्या है ये समझाता हूँ, कि अपन ने केंद्रीय प्रवृत्ति तो पढ़ ली, केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ी नहीं है मतलब इंट्रोडक्शन तो कर दिया। अब कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति अपने काम आएगी बीच में, जैसे यहाँ पे आंकड़ों में क्या पढ़े अपन, हमको क्या पता कि भाई क्या पढ़ना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, कि 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। सबसे पहले, कोई भी केंद्रीय प्रवृत्ति, चाहे माध्य पढ़ो, माध्यिका पढ़ो, चाहे बहुलक पढ़ो, चाहे गुणोत्तर माध्य पढ़ो, वो पूर्ण रूप से अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। उसको अपन कैलकुलेट कर पाए, मतलब उसका मान निकाल पाए आंकड़ों की मदद से। ऐसा नहीं हो कि मान ही नहीं निकल रहा आंकड़ों से। दूसरी बात, कि इट शुड बी अफेक्टेड वेरी लेस बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब जो हाई वैल्यूज है। जैसे मैं एक उदाहरण लेके समझता हूँ कि 10, 20, 30, इसका अगर मैं माध्य निकालूं, मीन निकालूं, वैसे अपन पढ़ेंगे, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ इसका, ठीक है। तो 30 + 20, 50, 10, 60, 60/3, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें जोड़ दिया 10, 20, 30, 500 जोड़ दिया, तो मेरे को पता है इसका जो माध्य होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही अपनी खास बात है कि यहाँ जो आंकड़े पढ़ेंगे उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे आंकड़े तो पास पास है और जो दूसरे आगे वो बहुत दूर चले गए। तीसरी बात, इन जो अपन ने मैथमेटिकल मेजरमेंट किया, जो गणितीय माप निकाला है, माध्य निकाला है, माध्यिका निकाला है, इनकी मदद से हम और भी माप निकाल पाए। जैसे माध्य निकाला, तो माध्य क्या हुआ, अपन आगे पढ़ेंगे कि सैंपल होता है, एक पॉपुलेशन होता है। तो एक सैंपल का मीन निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, उन तीनों की मदद से मैं पॉपुलेशन का निकाल पाऊंगा। ये वैसे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, पर ये 3 पॉइंट अपन को ध्यान होने चाहिए। पहली बात क्या, कि अपन उसको निकाल पाए, कैलकुलेट कर पाए। दूसरी बात, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाला बता दिया कि ऐसा नंबर आ गया कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा आ गया बाकी के कंपैरिजन में। तीसरा देखेंगे तो फर्दर मैथमेटिकल मेजरमेंट्स, ठीक है। ये सारा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ 3 लाइन में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, जो मेन चीज़ है, जो पेपर में जो मेन चीज़ है, अब जो मेन पेपर का पार्ट स्टार्ट होगा कि आएगा क्या, वो यहाँ से हुआ, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये अपन को पता है, जिसको अपन माध्य कहते हैं, ठीक है, अंकगणितीय माध्य। सबसे सिंपल है। डिस्क्रीट डाटा, मतलब
असतत डाटा हो अपने पास, असतत आंकड़े हो, तो उनके लिए क्या करते हैं अपन, सबको जोड़ दो बटा जितने हैं वो। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि 10, 20, 30, 40 इनका मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ा, x क्या है, इनको दर्शाता है कि एक एक आंकड़ा कितना है। 10, 20, 30, 30, 60, 40, 100, 100 बटा 4, 25 आ जाएगा। तो इसका माध्य हो गया 25, क्योंकि यहाँ पे असंतत आंकड़े, असंतत मतलब लगातार नहीं है, निरंतर। ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बारंबारता वितरण, जो अपन ने ड्रॉ किया था। कहाँ पे ड्रॉ किया था अपन ने, पिछली स्लाइड्स पे आते हैं अपन। ठीक है, पिछली स्लाइड्स पे देखते हैं कहाँ पे गए थे। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने ड्रॉ किया था। अब इसकी, अगर इसका माध्य निकालना हो, ठीक है, इसका माध्य निकालना हो तो कैसे निकलेगा वो देखते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि अपन को आंकड़े पढ़ने ना, अपन ने पहले व्यवस्थित रूप में इसको दर्शा दिया। व्यवस्थित रूप में दर्शाने के बाद केंद्रीय प्रवृत्ति तो निकालेंगे अपन। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ेंगे अपन माध्य। माध्य में जब निरंतर डाटा है अपने पास तब क्या करेंगे, मतलब सतत डाटा के लिए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने सतत डाटा देखा था, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। ठीक है, तो उसके पढ़ने के लिए अब उसके लिए अपन फॉर्मूला लाएंगे समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी खास बात क्या है अर्थमेटिक मीन की, जो माध्य का होता है, माध्य होता है, सॉरी, जिसको माध्य कहते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये अगली स्लाइड्स में अपन क्या करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे। इनको प्रूफ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि ऐसा होता है। ये खास बातें कुछ माध्य की, इनको अपन करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या। सबसे पहले क्या था अपने पास कि इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। डाटा को कलेक्शन करना है, एनालाइज करना है, फिर उसकी मदद से अपन को इंटरप्रेट करना है और डिसीजन लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया था, ये हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल जो प्रत्येक आंकड़े होते हैं इनको कहते हैं डाटा पॉइंट, और पूरे को डाटा सेट कहेंगे। ठीक है, आंकड़ों का सेट। 20 स्टूडेंट लिए मैंने, ठीक है, उनके मार्क्स निकाले। ठीक है, उनको फिर क्या किया, बारंबारता वितरण बनाया। ये देखो बारंबारता वितरण। अब अपन को क्या पता कि कितने वर्ग अंतराल लूँ, उसके लिए तरीका बताया कि 5 से 25 अपने लिए काम का है। वैसे स्टर्च का रूल भी होता है, इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने आगे क्या बनाया, आयत चित्र बनाया। आयत चित्र में क्या किया अपन ने, वर्ग अंतराल को एक्स एक्सिस पे मान लिया और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को, जिसको बारंबारता कहते हैं। आयत चित्र की मदद से अपन ने क्या निकाला, बहुभुज बनाया, केंद्रीय बिंदु निकाल के वर्ग अंतराल का। ठीक है, फिर उन दोनों को एक ही ग्राफ में बना दिया, तो ये आ गया अपना। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपन ने देखा कि जो आंकड़े होते हैं उनकी एकाग्रता केंद्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो उन आंकड़ों की एकाग्रता को पढ़ने के लिए अपन ने कुछ बनाया, जिसमें माप होते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हार्मोनिक माध्य। ठीक है, उनकी ये 3 खास बात होती है जिनको अपन पढ़ेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अब देखो ये था यहाँ तक का अपना जो आज का लेक्चर का था। ठीक है, तो ये आज एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जो मैंने आज शुरू किया है। ठीक है, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू रखते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।